हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकारों की श्रृंखला के अंतर्गत हम आज चर्चा करने जा रहे हैं आर्टिकल 33, 34 एंड 35 पर, और यहीं से हमारी मौलिक अधिकारों की श्रृंखला समाप्त होगी और इसके बाद में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज आर्टिकल 33? आर्टिकल 33, friends, as we know, Article 33 empowers the Parliament. Article 33 empowers the Parliament to make laws that would restrict the application of fundamental rights to a specific category of people of Indian Army and intelligence organizations. अर्थात अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों, एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। अर्थात कहने का सेंस ये है, और दूसरी बात यह है कि इसका उद्देश्य इस व्यवस्था का उद्देश्य जो है
इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है, बनाए रखना है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आर्टिकल 33। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 33 पर। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों मीन्स इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस, इन तमाम संस्थाओं से संबंधित लोगों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। और इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने और उनके बीच अनुशासन को बनाए रखना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, हमको यहां पर एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि पार्लियामेंट कैन नॉट डिनाई, पार्लियामेंट कैन नॉट डिनाई rights to the members of armed forces as per its whims and fancies। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आर्म फोर्सेस यानी सशस्त्र बलों से संबंधित लोगों के मौलिक अधिकारों को पार्लियामेंट केवल सनक या मौज मस्ती के आधार पर ही नहीं रोक सकता है। अब द वर्डिंग्स ऑफ आर्टिकल of Article 33 clearly say that the rights of members can only be modified for two purposes, पहला है टू इंश्योर डिसिप्लिन और दूसरा है टू इंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। अर्थात पार्लियामेंट आर्म फोर्सेस से संबंधित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को केवल अपनी सनक या मौज मस्ती के नाम पर डिनाई नहीं कर सकती है, उनका हनन नहीं कर सकती है। और आर्टिकल 33 की जो शब्दावली है वो क्लियर स्पष्ट रूप से ये कहती है कि इनसे संबंधित सदस्यों के मौलिक अधिकारों को केवल और केवल जो प्रतिबंध लगाया जाता है
वो दो पर्पज से लगाया जाता है। एक तो है उनके बीच में अनुशासन को मेंटेन करना, अनुशासन बनाए रखना, और दूसरे उनके समुचित रूप से कार्य करने की छूट होना, अर्थात वो समुचित रूप से कार्य कर सके और उनके बीच में अनुशासन बना रहे। केवल इन्हीं दो वजहों से पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो इन सशस्त्र बलों, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस के मेंबर्स और इन तमाम लोगों पर जो है उनके मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण की शक्ति संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। दूसरा बिंदु यह है कि इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो विधि बनाने की पावर है, जो कानून बनाने की शक्ति है, वो केवल संसद के पास है, वो किसी राज्य विधानमंडल के पास में नहीं है। और दूसरी बात यहां कही गई है कि अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो उसे किसी भी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए, इसके अंतर्गत दो तीन शब्दावली आई हैं। जैसे एक है सशस्त्र बल, इनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सशस्त्र बल, सशस्त्र बल, सशस्त्र बल के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो इसके अंदर आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स। इसके अलावा दूसरा है इसमें अर्धसैनिक बल, जिसे हम पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं, अर्धसैनिक बल। देखिए, इसके अंतर्गत जैसे असम राइफल्स है, जैसे सीआरपीएफ है, जैसे सीआईएसएफ है, जैसे बीएसएफ है, जैसे आरपीएफ है, असम राइफल्स है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियलिस्ट ये सिक्योरिटी फोर्स है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये रिजर्व पुलिस फोर्स है और ये सीमा सुरक्षा बल है। ये तमाम जो है अर्धसैनिक बलों के अंदर काउंट होते हैं। असम राइफल्स के विषय में कुछ दो तथ्य। देखिए, इसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और इसे पहले कछार लेवी के नाम से जाना जाता था। कछार लेवी,
ये सबसे पुराना हमारा जो है अर्धसैनिक बल है, क्योंकि इसकी स्थापना ये अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। कछार लेवी के नाम से इसको पहले जानते थे इसको। इसका जो पुराना नाम है ये क्या है, तो ये पुराना नाम है, पुराना नाम कछार लेवी। और अभी इसको हम क्या कहते हैं वर्तमान में, पूर्वोत्तर के सजग प्रहरी कहा जाता है। पूर्वोत्तर के सजग प्रहरी कहा जाता है। और बहुत सी उपमाएं दी गई, जिसे पहाड़ों के मित्र, इस तरीके की इनकी उपमाएं हैं। अगर मुद्दा यह है कि सबसे पुराना कौन है अर्धसैनिक बल, तो हमारा ये असम राइफल्स है। ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, ये सीआईएसएफ है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये सब अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा तीसरा शब्द वहां पर था पुलिस बल। तो आप जानते हैं कि पुलिस के तमाम अधिकारी और कर्मचारी जितने भी हैं पुलिस के अंदर, वो सब आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे खुफिया खुफिया एजेंसियां, खुफिया एजेंसियों के अंतर्गत आप जानते हो एक रा आएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दूसरा आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तीसरा है सीआईबी, सीआईडी, और जो सीबीआई बोलते हैं, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसके अलावा हमारे पास है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये सब तमाम जो है ये खुफिया एजेंसियों के अंतर्गत इनकी गणना होती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये कुछ चर्चा थी, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थोड़ी जगह खाली करते हैं। देखिए, इसी प्रकार संसद ने सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अपराध निषेध अधिनियम 1966, और सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम प्रभावी बनाए हैं। संसद ने इसी प्रकार क्या किया, सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अपराध निषेध अधिनियम 1966 और सीमा सुरक्षा बल अधिनियम संसद के द्वारा बनाए गए प्रभावी अधिनियम है। अब एक इसमें क्या है, तो इसके अंतर्गत देखिए, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर है संगठन बनाने का अधिकार, फिर है श्रमिक संघों या राजनीतिक संगठनों के सदस्य बनने का अधिकार। इसके अलावा प्रेस से
मुखातिब होने का अधिकार, इसके अलावा सार्वजनिक सभा व प्रदर्शन करने के अधिकार। ये तमाम जो अधिकार है इन पर रोक लगाई है, पर रोक लगाई है। कहने का तात्पर्य है कि संसद ने जो अधिनियम बनाए हैं उनके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्म फोर्सेस यानी इन सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों, पुलिस बलों के लोगों के लिए ये आकर के मतलब ये अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर संगठन बनाने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, का अधिकार। और संगठन बनाने का अधिकार, श्रमिक संघों या राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक सभा या प्रदर्शन करने के अधिकार पर रोक लगा दी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन आर्म फोर्सेस से संबंधित कोई भी व्यक्ति जब उसका मन हो आकर के मीडिया के सामने बयानबाजी करने लगे, ऐसा नहीं, उसके इन अधिकारों पर रोक लगा दी गई है, ऐसा वो नहीं कर सकता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला बिंदु है सैन्य बलों के सदस्य। सैन्य बलों के सदस्य अभिव्यक्ति का अभिप्राय, अभिव्यक्ति का अभिप्राय, सैन्य बलों के सदस्य अभिव्यक्ति का अभिप्राय, उसमें शामिल कर्मचारी जैसे नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाला एवं दर्जी। सैन्य बलों के सदस्य अभिव्यक्ति का अभिप्राय, उसमें काम करने वाले कर्मचारी, आप ऐसे इसको थोड़ा भाषा को और थोड़ा करिए, अभिप्राय उसमें काम करने वाले अधिकारी, उसमें काम करने वाले कर्मचारी जैसे नाई है, बढ़ई है, मैकेनिक है, बावर्ची है, चौकीदार है, बूट बनाने वाले एवं दर्जी आदि शामिल हैं, आदि शामिल हैं। तो ये फ्रेंड्स चर्चा थी हमारी आर्टिकल 33 पर। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है आर्टिकल 34, अनुच्छेद 34। ये मार्शल लॉ से संबंधित है, मार्शल लॉ, इसकी हेडिंग है मार्शल लॉ। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि संसद को ये अधिकार है, यहां पर भी पावर किसको है, तो संसद को है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है। यानी अनुच्छेद 34 तभी लागू होता है, तभी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है जब देश के किसी भाग में मार्शल लॉ लागू हो। कहने का तात्पर्य यह है अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब देश के किसी भाग में
मार्शल लॉ लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जानना आवश्यक होगा कि मार्शल लॉ को हमारे संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, उसे कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। ये वास्तव में ब्रिटेन से ली हुई एक कंसेप्ट है, अंग्रेजों के द्वारा उधार ली गई एक अवधारणा है। तो ये तभी लागू होता है जब हमारे देश में के किसी भाग में मार्शल लॉ यानी अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगा देता है जब हमारे देश या उसके किसी भाग में मार्शल लॉ लागू हो। अब देखिए, मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, इसके बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मार्शल लॉ के अंतर्गत सैन्य अधिकारी द्वारा बनाए गए कानून को संसद विधि बनाकर उसे वैध करार दे सकती है, उसे वैध मतलब उचित करार दे सकती है। तो एक तो बात यह है, सैन्य मार्शल लॉ के दौरान की बात है, ये मार्शल लॉ के दौरान, मार्शल लॉ के दौरान सैन्य अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश तो दंडादेश को संसद कानून बनाकर या विधि बनाकर वैध कर सकती है। एक स्थिति को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक तरफ हम कंपैरिजन करेंगे, मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ, और एक तरफ हमारे पास है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। अब देखिए, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपात में क्या अंतर्गत है, तो ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मार्शल लॉ कब लागू होता है और राष्ट्रीय आपात कब लागू होता है। तो राष्ट्रीय आपात में क्या होता है, मार्शल लॉ में केवल हमारे मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, इसमें केवल मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, कहने मतलब हमारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है, हनन हो जाता है। राष्ट्रीय आपात में मौलिक अधिकार ब्रैकेट में अनुच्छेद 20 व 21 छोड़कर, इसके अलावा प्लस केंद्र राज्य संबंध प्लस राजस्व का वितरण, राष्ट्रीय आपात अगर लगा है तो पहली बात ये आर्टिकल 352 के तहत लगता है। आर्टिकल 352 के तहत तो हमारे मौलिक अधिकार तो प्रभावित होंगे ही होंगे। अर्थात राष्ट्रीय आपात अगर देश में लगाया गया है अनुच्छेद 352 के तहत, तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जो है एक ऑर्डर जारी करेंगे और वो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर हमारे सभी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर देंगे, निलंबित कर देंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय आपात में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं और राजस्व का वितरण भी प्रभावित होता है, आदि प्रभावित होते हैं। जबकि मार्शल लॉ के दौरान केवल हमारे मौलिक अधिकार खत्म किए जाते हैं। दूसरा है, यह देश के किसी भाग में लगता है,
देश के किसी भाग में लगता है, भाग में लगता है, जबकि ये पूरे देश या किसी भाग में, भाग में। देश के किसी भाग में लग सकता है, ये पूरे देश में या उसके किसी भाग में लगता है। इसके द्वारा जो है हमारे मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर मौलिक अधिकार के साथ केंद्र राज्य संबंध, राजस्व का वितरण आदि प्रभावित हो रहा है। और क्या चीजें हैं जो डिफरेंस पैदा करती हैं? देखिए, इसका मार्शल लॉ किस आधार पर लगाया जाता है? तो डिस्टर्ब्ड एरिया यानी अशांति के आधार पर लगाया जाता है। आधार क्या है इसका? आधार है अशांति। और इसका आधार क्या है? इसका आधार 3 आधार हैं। एक तो वार है यानी युद्ध, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, और तीसरा है इसका आर्म्ड रिवेलियन, आर्म्ड रिवेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह। यहां पर अशांति के आधार पर लगाया जाएगा मार्शल लॉ, और यहां पर आधार है इसका या तो युद्ध या वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। बस अंतर इतना है कि मार्शल लॉ जब लगता है तो आपको जो ये अनुच्छेद 20 और 21 हैं, ये भी इसमें आपको प्राप्त नहीं होंगे। मार्शल लॉ एक प्रकार का क्या है? तो सैन्य कानून। हालांकि ये बहुत ही अच्छी बात रही कि हमारे देश में आज तक कभी मार्शल लॉ नहीं लगा है। हाँ, कई जो हमारे डिस्टर्ब्ड एरियाज रहे, जैसे पूर्वोत्तर भारत के जो हमारे राज्य रहे हैं, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, इन तमाम जगहों पे, और जम्मू कश्मीर, इन तमाम जगहों पे अफस्पा जरूर लगाया गया है। तो उदाहरण के मार्शल लॉ के लिए, उदाहरण के स्वरूप में हम देखते हैं कि अफस्पा को अप्लाई किया गया है। मार्शल लॉ तो हमारे देश में नहीं लगा है, लेकिन अफस्पा जरूर लगाया गया है। AFSPA, अफस्पा, ये सैन्य कानून है, सैन्य कानून। आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट, ये पूर्वोत्तर भारत में, यह पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत का मतलब त्रिपुरा है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल, ये सब पूर्वोत्तर भारत में इसको लगाया गया। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, प्लस जम्मू कश्मीर। देखिए, अफस्पा का जो ये प्रादुर्भाव हुआ था, ये 1958 में हुआ था, 1958 में। इस अफस्पा के अंतर्गत जो है ये तब लागू किया जाता है जब किसी क्षेत्र विशेष में परिस्थितियां इतनी गंभीर हो जाती हैं कि वहां की लोकल पुलिस, लोकल प्रशासन के कंट्रोल में नहीं रहती, के नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। परिस्थितियां जब किसी क्षेत्र विशेष की लोकल पुलिस या लोकल प्रशासन के नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है, तब जो है ये
एफेस्पा जो है लगाया जाता है। एक बात यहां पर ये याद रखना है कि एफेस्पा राज्यपाल की सिफारिश के बगैर नहीं लगाया, संबंधित राज्य के राज्यपाल को सिफारिश करनी पड़ेगी, तभी इस एफेस्पा को लगाया जा सकता है। क्योंकि ये एफेस्पा हमेशा से विवादित रहा है। बहुत से लोग हैं जो इस एफेस्पा को बहुत गलत मानते हैं, क्योंकि जब ये एफेस्पा लागू हो जाता तो आपके सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, यहां तक कि आपका अनुच्छेद 20 और 21 भी आपको नहीं मिलेगा। सारे के सारे मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे उस क्षेत्र विशेष की जनता के। इसीलिए आपने देखा होगा, एक पूर्वोत्तर में महिला रही हैं इरोम शर्मिला चानू, उन्होंने सदैव इसका विरोध किया है। और सबसे ज्यादा लंबे समय तक एक यहां पर है मेघालय, मेघालय सबसे ज्यादा लंबे समय तक एफेस्पा लागू रहा है मेघालय में, 27 साल एफेस्पा रहा है। और अभी 2018 में जो है मेघालय से एफेस्पा को हटा लिया गया है। तो ये आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है, इसके अंतर्गत समस्त अधिकार, समस्त दंड विधान, समस्त न्यायिक शक्तियां सब सेना के पास चली जाती हैं, और यहां पर आपके मौलिक अधिकार नाम की कोई चीज शेष नहीं बचती है। तो ये सैन्य कानून जो है जम्मू कश्मीर में भी 1990 में लगाया गया था। तो ये कुछ चर्चा थी एफेस्पा से संबंधित। ये अच्छी बात है कि हमारे देश में आज तक कभी ऐसी समस्या नहीं आई है कि मार्शल लॉ लगाना पड़े, लेकिन हाँ एफेस्पा बहुत बार लगा है। अब हमारा अगला बिंदु है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हमारा अगला बिंदु है आर्टिकल 35। एफेस्पा का विरोध इसलिए किया जाता है कि यहां पर जिस क्षेत्र विशेष में एफेस्पा को लागू किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, उस क्षेत्र विशेष की जनता के समस्त मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। यहां तक ये इतना खतरनाक है कि इसमें दंड विधान के अंतर्गत सीधे गोली मारने तक का आदेश दिया जाता है। और यही कारण है कि कुछ ये सदैव विवादित रहा है, और कुछ लोग इसके पक्ष में बात करते हैं तो कुछ लोग इसके विपक्ष में बात करते हैं। एक बहुत ही मशहूर महिला रही हैं इरोम शर्मिला चानू, जिन्होंने सदैव इस एफेस्पा को लेकर अपना विरोध जताया है। हमारा अगला बिंदु है आर्टिकल 35। देखिए आर्टिकल 35 जो है वो संसद को अधिकार दे रहा है। आपको यहां पर विशेष ध्यान देना है कि चाहे आर्टिकल 33 हो, चाहे आर्टिकल 34 हो, और चाहे आर्टिकल 35 हो, केवल संसद को ही पावर है, केवल पार्लियामेंट को ही पावर है, किसी राज्य विधानमंडल को पावर नहीं है। तो कुछ विशेष मौलिक अधिकारों के लिए जो संसद है वो कानून बना सकती है, जैसे कुछ विशेष मौलिक अधिकारों के दंड विधान को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। जैसे उदाहरण में, जैसे अनुच्छेद 16(3), जैसे अनुच्छेद 17, जैसे अनुच्छेद 23, जैसे अनुच्छेद 32(3), जैसे अनुच्छेद 33, जैसे अनुच्छेद 34। ये कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं जिनके ऊपर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार संसद को है, किसी राज्य विधानमंडल को नहीं। अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है, अगर आपको याद आ रहा हो? देखिए अनुच्छेद 16 में क्या था, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लेकिन वहां पर जो अवसर की समानता में आधार दिए थे 7, और उन 7 में एक आधार था
निवास के आधार पर, निवास के आधार पर, यानी राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। जबकि आर्टिकल 16 में क्लियर कर लिखा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, राज्य किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन वहां पर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दो ये अलग से जोड़े गए थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस की बात हम कर रहे हैं कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, और इसके लिए विधि बनाने का अधिकार क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ संसद को है। और अगर कोई इसकी अनुपालना नहीं कर रहा है तो उसके लिए दंड विधान भी निर्धारित। दूसरा अनुच्छेद 17, आप जानते हो, ये अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, और संसद ने अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है ये विधान दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति आज भी इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है, आज भी अस्पृश्यता जैसी चीजों को मान रहा है, तो उसके लिए भी दंड विधान है। आप जानते हो इसमें दंड विधान में 500 रुपए जुर्माना या 6 माह कारावास या दोनों, ये इसके अंदर दंड विधान है। तो इस पर भी कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। अनुच्छेद 23 में क्या है, तो बलात्श्रम एवं मानव दुर्व्यापार। बलात्श्रम का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति से आप जबरन बेगार नहीं करा सकते हो। अब बेगार शब्द आ गया, तो बेगारी क्या है, बेगारी वो अवस्था है जिसमें हम जब किसी व्यक्ति से कोई काम कराते हैं और उस काम कराने के बदले में जो उसका मानदेय बनता है, जो उसकी मजदूरी बनती है, जो उसका मेहनताना बनता है, जब हम उसको नहीं देते हैं, या अगर देते भी हैं तो बहुत कम देते हैं, तो उस अवस्था को हम बेगारी अवस्था कहते हैं। इसके अलावा यहां पर बलात्श्रम एवं मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार मतलब मनुष्य की खरीद फरोख्त, पशुओं के तरीके से मनुष्य की जो है वो खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है। अखबारों में इस खरीद फरोख्त को लेकर अक्सर एक शब्द आता रहता है, कबूतरबाजी। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कबूतरबाजी पर रोक लगा दी गई है। तो ये इसके लिए भी जो है विधि बनाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। अनुच्छेद 32(3) में क्या कहा गया, जहां पर जब हम अभी पढ़ रहे थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो वहां पर यह था कि संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की कुछ या सभी शक्तियों का प्रयोग अन्य न्यायालयों के द्वारा करने के लिए विधि बना सकती है, ऐसी बात कही गई अनुच्छेद 32 के धारा 3 में। यानी संसद जो है उच्चतम न्यायालय की कुछ या सभी शक्तियों का प्रयोग दूसरे यानी अन्य न्यायालयों के द्वारा करने के लिए विधि बना सकती है। और अनुच्छेद 33 में अभी हमने कहा कि हमारे जितने भी सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसियां हैं, इनके जो सदस्य हैं, इन लोगों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। और ऐसा लगाना जरूरी क्यों है, इस व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ ये है कि उनके बीच में अनुशासन बना रहे और वो समुचित रूप से अपने कार्य कर सकें। इट मीन्स टू इंश्योर डिसिप्लिन एंड टू इंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, ये है इसका ऑब्जेक्टिव। और अनुच्छेद 34 में अभी हमने बताया कि ये मार्शल लॉ की बात करता है। तो मार्शल लॉ, वैसे तो देखिए हमारे संविधान में मार्शल लॉ को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, कहीं पर भी इसके विषय में स्पष्ट प्रोविजन नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया है कि मार्शल लॉ पहली बात तो पूरे देश में नहीं लगेगा, किसी एक क्षेत्र विशेष में लगता है। और जब मार्शल लॉ लगता है तो वहां उस क्षेत्र विशेष के संपूर्ण अधिकार सेना में समाहित हो जाते हैं, अर्थात अब और वहां निवास करने वाली जनता के समस्त मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। ये इतना खतरनाक है मार्शल लॉ कि इसके अंतर्गत आपको अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ भी नहीं मिलेंगे। तो ये तमाम बातें थी अनुच्छेद 35 के अंतर्गत। इन तमाम मौलिक अधिकारों पर विशेष रूप से इन दंड विधान को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, किसी राज्य विधानमंडल को नहीं। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हमारी मौलिक अधिकारों की यात्रा समाप्त होती है। मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।